हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्लास नंबर 4 ऑन द यूनिट एंड डिविजन। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, ये पढ़ा था कि कभी भी किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस को कैसे यूज करते हैं, और उसके लिए जो गाइडलाइंस है एसआई का वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या क्या गाइडलाइंस है, कब किसको किस प्रीफिक्स को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, यूनिट लिखने का मेथड क्या होगा, उसका लेटर क्या होगा, इटैलिक, जर्मन, है ना, इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज का जो टॉपिक है सबसे पहला वो है कि एक किसी भी यूनिट का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं यूनिट, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है, वो क्या है, वो है वेल डिफाइंड। कोई भी यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए ताकि उसको हम आसानी से यूज कर पाए। जब तक आप उस यूनिट के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से नहीं जानोगे तब तक उस यूनिट को आप आसानी से या अच्छे ढंग से या अच्छे इफेक्टिवली उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, पहला प्रॉपर्टी हो गया डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी आता है एक्सेसिबिलिटी, ये हर जगह क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, आसानी से एक्सेस किया जा सके इसे, है ना। जैसे आपके पास एक स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर बाइक में होता है, कार्स में होता है, तो आप उसमें जब लगा देते हो स्पीडोमीटर को, तो स्पीडोमीटर देखते हो उसको आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे जैसे उसका व्हील घूम रहा होता है वैसे वैसे क्या होता है, तो वैसे वैसे आपने देखा होगा कि स्पीडोमीटर के कांटे में वेरिएशन होता है। अब तो डिजिटल मीटर आ गया है ना, तो उस डिजिटल मीटर में खुद ब खुद चेंज होता है। तो वो स्पीडोमीटर भी देखो क्या था, एक्सेसिबल था। तो आप यूनिट का बात कर रहे थे, मीटर, मान लो एक सेकंड के लिए मीटर, तो क्या मीटर को हम एक्सेस कर सकते हैं आसानी से? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें एक रॉड दे दिया गया, हमें उस रॉड का लेंथ पता है 1 मीटर है, अगर उस रॉड के लेंथ को हाफ कर दो तो वो क्या है, हाफ मीटर हो जाता है ना। तो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, आसानी से उसको एक्सेस कर सके। एक्सेस करना मतलब यूज करना, ठीक है। तीसरा है इनवेरिएबिलिटी, ठीक है। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल होना, वेरिएबिलिटी का मतलब वेरिएबल होना। और इनवेरिएबिलिटी का क्या मीनिंग होगा, इनवेरिएबिलिटी का मीनिंग होगा वो वेरिएबल ना हो, मतलब इस पे ऐसा ना हो कि 1 मीटर का है यहाँ पे, है ना, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इसको मैंने धूप में रख दिया तो उसका लेंथ बदल गया, ठीक है। यानी इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हवा, धूप, पानी, इन सब का, इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, किसी भी शर्त पे वो वेरी नहीं होना चाहिए उसको, किसको, यूनिट को। और क्या है, कन्वीनियंस इन यूज। अब सोचो कि ऐसा होता है 1 मीटर इंडिया में कहीं एक ही जगह होता है ना, एक दीवार खड़ा कर दिया जाता और बता दिया जाता जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, तो हर लोगों को यूज करने के लिए वहीं जाना पड़ता। सोचो, इमेजिन करो कि आप किसी शहर में रहते हो, उस शहर में एक ही जगह कहीं मीटर मेजर करने का जगह है ना, स्पॉट है। अब हर लोग, हर दुकानदार वहीं पे 1 मीटर मेजर करने जा रहे हैं, है ना, तो उससे क्या होता, वो आसान नहीं होता यूज करना। तो ये क्या कह रहा है, कन्वीनियंस इन यूज, हर तरीके से, है ना, यूज करना भी हर तरीके से कन्वीनियंस होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि हमको 1 मीटर मेजर करना है तो उस 1 मीटर मेजर करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं कि वो एक अच्छा यूनिट है। यानी कोई भी यूनिट का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए और कन्वीनियंस इन यूज होना चाहिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले टॉपिक में और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि एसआई जो सिस्टम है उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है ना। आप इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम का, है ना, इसका क्या क्या एडवांटेजेस है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो क्या है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है, कोहेरेंट सिस्टम हम लोग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिर से, एसआई सिस्टम में सर्टेन नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और वो सर्टेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस प्रकार है कि उन सभी को मिलाने के बाद दुनिया में जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी है वो आपस में या वो मिल जाते हैं आसानी से। फिर से सुनेंगे क्या कहा जा रहा है कि कोहेरेंट सिस्टम हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो सर्टेन का मतलब फिक्स्ड, है ना, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उन 7 के हेल्प से दुनिया के हर एक डेराइव्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है उसके कॉम्बिनेशन से, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन से, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का, मतलब एसआई जो सिस्टम है ना वो रेशनल है। रेशनल का क्या मीनिंग होता है, ध्यान से समझें। रेशनल का मीनिंग होता है कि किसी को यूनिटी में बना देना, यूनिट कर देना। जैसे आप क्या कहते हो, इंडिया इज ए
इंडिया जो एक कंट्री है वो डाइवर्सिटी का कंट्री, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मतलब डाइवर्स है ना। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। और रेशनल जस्ट उसका अपोजिट वर्ड है, ठीक है ना। रेशनल जस्ट उसका क्या है, अपोजिट वर्ड है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप सर? सुनो, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि एडवांटेजेस ऑफ एसआई में, एडवांटेज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक तरीके से पहचाने तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि एनर्जी है, एनर्जी बहुत तरह का है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, बहुत अलग अलग तरह का एनर्जी है। तो उन सभी तरह के एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल, एसआई सिस्टम में, ठीक है ना। एसआई सिस्टम में सभी तरह के एनर्जी क्या है? जूल है। अच्छा, सभी तरह के एनर्जी का यूनिट को जूल बोल दिया गया। लेकिन आप सुनो, अगर आप बात करो एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। बट अगर आप बात करते हो किसका? हीट एनर्जी का, तो हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? कैलोरी, है ना। तो ये देखो, अब इसमें कंफ्यूजन है ना, इसमें इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि कब कैलोरी यूज करना है, कब क्या यूज करना है, जूल यूज करना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट यूज होता है। लेकिन एसआई में ऐसे कोई बात नहीं है। इसमें हर जगह पे एनर्जी को एक ही यूनिट दिया गया है। कौन यूनिट? जूल। तो याद रखेंगे, एसआई इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक ही यूनिट दिया जाता है। अगर फोर्स है तो किसी भी तरह का फोर्स होगा तो वहां पे यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा, ना कि कहीं जगह बदल गया तो उस फोर्स का यूनिट क्या हो गया? बदल गया। याद रखें, रेशनल का जस्ट उल्टा क्या होता है? डाइवर्स। मतलब डाइवर्स का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग, और रेशनल का मतलब हर जगह एक जैसा बना देना, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? जूल होता है किसका? मैकेनिकल एनर्जी का। और हीट एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे। आप याद रखें कि रेशनल का मीनिंग क्या होता है। रेशनल का मीनिंग होता है कि आप एक ही तरह के फंडामेंटल क्वांटिटी का एक ही यूनिट देते हो हर जगह। क्लियर है? नेक्स्ट है अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या कहते हैं? अब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब होता है ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप को शायद अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप सुन लो। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप कहते हो फोर्स का और भी यूनिट होता है। आप तो जानते हो एक न्यूटन है एसआई में। न्यूटन के अलावा और भी यूनिट होता है, केजी वेट, है ना। ये क्या होता है? केजी वेट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस तरह का कोई यूनिट नहीं पाया जाएगा एसआई सिस्टम में, ठीक है। ये सब एमकेएस का ही लफड़ा है ना। एसआई में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। ये देखो, केजी वेट इज द आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स। आप कभी कभी आपको मिलेगा ग्राम वेट भी, है ना। तो ये सभी क्या है? ये सभी एमकेएस सिस्टम है। लेकिन एसआई में अगर एक बार आपको बता दिया गया है कि न्यूटन है फोर्स का यूनिट, तो हर जगह हम लोग न्यूटन ही यूज किया करेंगे। अब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ठीक है। निरपेक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं होना। ये क्या है? पूरी तरह से अलग सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अपने आप पे डिपेंड कर रहा है ना। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद चौथा जो है वो है मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मीट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए कभी भी 10 का पावर यूज कर सकते हैं, है ना। मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10। जैसे अगर आप लिखते हो 1 मेगावाट, ठीक है, मैं इसका बार बार चर्चा कर रहा हूँ, 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट का मतलब क्या है? 10 टू द पावर 6 वाट, है ना। तो ये मीट्रिक सिस्टम होने का क्या मतलब होता है कि आप मल्टीपल और सब मल्टीपल यूज करके आसानी से, ठीक है ना, बड़े सिस्टम ऑफ बड़े यूनिट को भी और छोटे यूनिट को भी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो आपको अगर ये ज़्यादातर 11th के एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके स्कूलों में होता है ना, उन एग्जाम में से ये सब चीज़ें पूछी जाती है कि क्या मतलब एडवांटेजेस ऑफ एसआई क्या है। तो आपको क्या बताना है? कोहेरेंट, बस इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। क्या है? कोहेरेंट सिस्टम होता है, रेशनल सिस्टम होता है, अब्सोल्यूट सिस्टम होता है और मीट्रिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। उसके बाद इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर क्या होना चाहिए किसी भी यूनिट का। एक अच्छे यूनिट का क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, तो उसमें भी 4 पॉइंट्स आए थे, इनमें भी 4 पॉइंट है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे और भी यूनिट एंड डायमेंशन के चर्चा को आगे बढ़ाते। चलो, तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग शुरू करेंगे स्पेशल यूनिट्स, सम स्पेशल यूनिट्स, ठीक है ना। हालांकि उसको एसआई में भी रख सकते हो, लेकिन वो स्पेशल टाइप का यूनिट है, उसका कुछ अपना ही मीनिंग है। जैसे सबसे पहली बात में पहला कौन आता है? 1 माइक्रोन। देखो ये है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये कितना है? 1 माइक्रोन है।
1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। अब देखो ये माइक्रोन, अब 1 माइक्रोन सिर्फ लिखा रहे तो ये अंडरस्टूड कर दिया गया है ना। 1 माइक्रोन को क्या कर दिया गया, अंडरस्टूड कर दिया गया है कि ये 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये कुछ स्पेशल जो मैं बता रहा हूं अभी 3 4 5 जो भी मिलेगा तो वो कुछ स्पेशल यूनिट्स है जिसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जिसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक, अब तीसरा है 1 फर्मी। फर्मी, फर्मी का मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 FM, है ना। फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। क्लियर। चौथा है 1 इंच। 1 इंच क्या होता है, तो 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है ना। पांचवा है 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट। क्लियर, 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट एंड इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दें 1 माइल इज इक्वल टू 5280 यानी 5280 फीट एंड 1 माइल जो इक्वल होता है 1.609 किलोमीटर के। क्लियर है। 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर लिखा रहे कहीं पे प्रेशर, है ना, तो आप क्या कहोगे कि सर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर, 10 टू द 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 पास्कल भी बोलो, सॉरी इसको कितने के बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर भी बोला जाएगा। क्लियर। और 10 टू द पावर 5 पास्कल जो होगा वो किसके बराबर होता है 76 टॉर, TORR, टॉर भी इसको बोलते हैं, और ये किसके बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, है ना। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब स्पेशल यूनिट में और आगे बढ़ते हैं, और अगला जो आता है वो, ठीक है, वो है 1 लीटर। 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और ये किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्लियर है ना। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये बहुत काम आती है। जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में ना जब तब इसका यूज पढ़ते रहेगा। एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें सारा इसको यूज करेंगे हम लोग। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर, या 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे 1 कैरेट जो होता है वो होता है 0.0002 kg के बराबर। कैरेट का नाम आपने सुना होगा, जब गोल्ड खरीदने जाते हैं ना तब कैरेट का नाम आता है। ठीक है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, तो वो कैरेट वही है। 1 कैरेट इज इक्वल टू कितना होता है 0.0002 kg। ठीक है ना। उसके बाद आता है 1 पाउंड। आप केक खरीदने जाते हो तब पाउंड का जिक्र आता है ना, पाउंड इज अ यूनिट ऑफ मास, ये भी यूनिट ऑफ मास। ये क्या था, ये वॉल्यूम का यूनिट था, है ना। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 0.4536 kg, है ना, ध्यान रखें। 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना होता है 0.4536 kg। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल यूनिट्स था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ को मिनिमम कहाँ से कहाँ, मिनिमम कितना छोटा लेंथ को मेजर कर सकते हैं और मैक्सिमम हम लोग कहाँ से जा सकते हैं। सिंपली हम लोग इस बात का चर्चा करेंगे कि सबसे छोटा यूनिट लेंथ का क्या होगा और सबसे बड़ा यूनिट लेंथ का क्या होगा। ठीक है ना, नोट कर ले, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो तो शुरू करते हैं रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अभी मैंने आपको बताया था 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब क्या, 10 टू द पावर -15 क्या मीटर। उसके बाद आता है कौन, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। अब ये बताओगे 10 टू द पावर -15 बड़ा है कि 10 टू द पावर -10 बड़ा है। ठीक है, तो ये माइनस जितना घटता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये देखो AU पढ़ते हैं इसको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर कितना जी +10 मीटर। ये किसके बराबर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। ओके, अब देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है कि सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। याद रखना लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। हम लोग तो बचपन में इसी बात से कंफ्यूज रहता है लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो किसी का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर किसका यूनिट है, लेंथ का। और लाइट ईयर जो होता है वो बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसके बाद जो बात आएगा वो आएगा पैरालेक्टिक सेकेंड, यानी 1 पार्सेक भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। पार्सेक का फुल फॉर्म क्या है, पैरालेक्टिक सेकेंड। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। और इसको अगर आप मीटर में लिखना चाहो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसके हेल्प से, और वो कंक्लूजन कितना आता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। अगर आप 1 पार्सेक को देखो तो मीटर में ये आता है, और उसके बाद लाइट ईयर में 3.26 लाइट ईयर आता है। क्लियर है सभी को। चलो अब हम लोग बात करेंगे किसका, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते किसको है ना। हालांकि हम सभी यूनिट को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ वैसे यूनिट्स जिसको डिफाइन करना जरूरी है ना। तो जो जरूरी है उसको मैं कर दे रहा हूँ। जैसे किसका बात करेंगे हम लोग अब, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन करने के लिए आप मान लो इस पॉइंट को अर्थ है ये, है ना, और इधर कहीं पे क्या है, सन है, ठीक है। तो ये क्या करोगे, इसको एक लाइन से ऐसे मिला दो। क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट कहीं इधर ढूंढो, कोई एक भी पॉइंट, वो पॉइंट पे क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि उस पॉइंट पे यहाँ से बनने वाला एंगल, ठीक है ना, उस पॉइंट पे यहाँ से बनने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। क्या पता है आपको कि एंगल का भी यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी आप कैसे लिखते हो इसको, 1 सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था मिनट, डिग्री, मिनट और सेकेंड। तो क्या कितना होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे एंगल 1 सेकेंड होना चाहिए, तब ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगा। क्लियर। अच्छा अब ध्यान दें, लेकिन ये कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है ना वो कितना होना चाहिए, 1 पार्सेक। कितना होना चाहिए, 1 पार्सेक। अगर ये वाला डिस्टेंस 1 पार्सेक है और इन दोनों से लाइन जो सब्टेंड कर रहा है यहाँ पे वो एंगल कितना बना रहा है, 1 सेकेंड, तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। बहुत लोग इसको उल्टा भी डिफाइन करते हैं, पार्सेक को डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। कैसे, तो क्योंकि हमें अर्थ और सन का डिस्टेंस पता है, चलो वैसे ही करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अर्थ और सन का डिस्टेंस पता है, एवरेज डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे कि अर्थ और सन से किसी एक पॉइंट को ढूंढेंगे, है ना। उस पॉइंट पे अगर एंगल 1 सेकेंड बनेगा, 1 सेकेंड एंगल सबटेंड करेगा, तब ये वाला डिस्टेंस कितना कहलाएगा, 1 पार्सेक कहलाएगा। तब पार्सेक को भी डिफाइन करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है ना। ये डिस्टेंस कितना, 1 पार्सेक, और ये वाला डिस्टेंस कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस से, ठीक है, किसी पॉइंट पे 1 सेकेंड का एंगल क्रिएट किया जाए, कितना सेकेंड का, 1 सेकेंड का एंगल क्रिएट किया जाए, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 पार्सेक के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 1 पार्सेक को हम लोग कन्वर्ट भी कर चुके हैं मीटर में और सेकेंड में। अब देखो एक रिलेशन और बच जाता है, जो है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताना है, तो वो होता है 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना, 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है। पूरा नोट्स पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी लेक्चर 3 में दिया हुआ है पूरा नोट्स, आप एक बार उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, और बात करेंगे हम लोग मेजरिंग वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। तो बहुत छोटे एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग BARN, बार्न नाम का एक यूनिट होता है, उसको यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, BARN, बार्न, ठीक है। और 1 बार्न इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, 10⁻⁻28 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, 10⁻⁻28 मीटर का स्क्वायर। ये बहुत छोटे एरिया को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अच्छा उसके बाद आता है और भी एरिया मेजर करने के लिए एकड़, ठीक है। हम लोग हिंदी में इसको एकड़ बोलते हैं, लेकिन एकड़ पढ़ा जाता है ना। तो एकड़, 1 एकड़ किसके बराबर होता है, 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये देखो एरिया का यूनिट है 1 एकड़। जैसे हम लोग फील्ड जमीन खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं ना, तो उसमें एकड़ का यूज होता है, और 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, ठीक है, ये भी एरिया का यूनिट है। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10⁻4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज द ऑल्सो यूनिट ऑफ एरिया। तो ये सब कुछ एरिया के क्या है,
यूनिट्स हैं जिसको आप नोट करेंगे नोट से, ठीक है। और हम लोग फिर बात करेंगे किसका, मास मेजर करने का, है ना। तो मास को सबसे छोटा किससे मेजर करते हैं, तो छोटा में आप जानते हो एटॉमिक मास यूनिट AMU, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा AMU का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और बड़े के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बड़े के लिए टन यूज करते हैं, क्विंटल यूज करते हैं, है ना, स्लज यूज करते हैं, इन सब तरह का क्या होता है, यूनिट होता है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसका, 1 टन का, TONNE टन, ठीक है, 1 टन। और इसको बोला जाता है 1 मीट्रिक टन, ठीक है। या तो आप क्या बोलो 1 टन और 1 मीट्रिक टन दोनों एक ही चीज है, बराबर होता है 1000 kg, यानी 1 टन में कितना kg, 1000 kg। अब बात करेंगे 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल QUINTAL क्विंटल, 1 क्विंटल इज इक्वल टू होता है 100 kg, सभी लोग जानते होंगे इसको भी। तीसरा है 1 स्लज, है ना, 1 स्लज किसके बराबर होता है, इसको स्लग भी बहुत लोग पढ़ते हैं या स्लज भी पढ़ते हैं ना, स्लज होता है 14.57 kg के बराबर। उसके बाद चौथा है 1 LB, 1 LB इज इक्वल टू होता है 0.4536 kg, ठीक है। ये कैसा लग रहा है, कुछ पाउंड के जैसा लग रहा है, उसी को बोला जाता है ये, ठीक है ना। पाउंड को ही क्या बोला जाता है, LB, शॉर्ट फॉर्म में LB। अगर LB बोले कहीं भी लिखा हुआ रहे तो समझ लेना ये क्या है, पाउंड है, ठीक है। और उतना ही देखो बराबर होता है, क्लियर है। तो ये क्या था आपका मास। अच्छा, अब इसमें क्या और भी हो सकता है, तो एक और बहुत बड़ा यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है ना। किसका यूनिट है, मास का यूनिट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्रशेखर लिमिट। द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर सर के नाम पे रखा गया है ये चीज़। तो इसको हम लोग देखते हैं, जो चंद्रशेखर लिमिट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट, है ना। तो ये किसके बराबर होता है, 1.4 टाइम्स किसका, सन के मास का, मास ऑफ सन। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है मास का, ठीक है ना, लार्जेस्ट या बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये जो चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है, वो 1.4 टाइम्स बड़ा होता है किसके, सन के मास से। यानी अर्थ का मास तो छोड़ दो, अर्थ से बहुत बड़ा सन है ना, उसके मास से भी ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो 1.4 टाइम्स ज़्यादा किसके मास से, सन के मास से। उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 चंद्रशेखर लिमिट कहेंगे, क्लियर है। नोट इट डाउन प्लीज़। और आगे बढ़ते हम लोग अब, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है बहुत छोटे मास को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं AMU, ठीक है, बहुत छोटे मास को मेजर करने के लिए। यानी एटम के मास को मेजर करना है, तो एक एटम जो हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है, उसका साइज क्या रहा होगा, उसका मास क्या रहा होगा, बहुत छोटा रहा होगा। जब बहुत छोटा मास रहा होगा तो ऑब्वियसली उसको मेजर करने, हम तो किलो में मेजर कर भी नहीं सकते, अगर करेंगे भी तो वो बहुत ऑड सा लगेगा। तो हम लोग बहुत छोटे मास को मेजर करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने एक यूनिट बनाया जिसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU बराबर होता है 1/12, ध्यान देखेंगे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। जो कार्बन 12, ये देखो इसका अलग अलग फॉर्म होता है कार्बन का, तो कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट होगा ना, वो किसके बराबर होगा, 1 AMU के बराबर होगा। और इससे छोटा यूनिट नहीं है मास का। तो हम लोग सबसे छोटा यूनिट मास का क्या जानते हैं, 1 AMU यानी AMU, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे टाइम के यूनिट का, है ना, कि टाइम के क्या क्या अलग अलग यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले टाइम में आता है नंबर 1 में सोलर डे, ठीक है, आपने शायद सुना होगा सोलर डे। तो सोलर डे किसको बोलेंगे, सोलर डे का मतलब होता है जो अर्थ है अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाता है, ठीक है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर डे कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है अपने पास सोलर ईयर, सोलर ईयर, सोलर ईयर किसको कहेंगे हम लोग, सोलर ईयर उसको बोलेंगे कि जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगाता है।
ठीक है। सन के चारों तरफ घूमने में जितना टाइम लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर ईयर कहते हैं। देखो सोलर डे क्या हुआ, तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने में जितना टाइम लगा रहा है उसे सोलर डे कह रहे हैं, और सोलर ईयर किसको कह रहे हैं कि सन के चारों तरफ घूमने में जितना टाइम लगा रहा है उसे क्या कह रहे हैं, सोलर ईयर कह रहे हैं। तीसरा है ल्यूनर मंथ, ठीक है ना, ल्यूनर मंथ। लूनर मंथ हो इसका मतलब है कि चांद, ध्यान सुने, चांद यानी चंद्रमा, ठीक है ना। मून जो एक चक्कर लगाएगा, किसके एक चक्कर लगाएगा, अर्थ के एक चक्कर लगाएगा, है ना। तो अर्थ का जितना टाइम में वो एक चक्कर लगा लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लूनर मंथ कहते हैं। यानी चांद पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाएगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, लूनर मंथ बोलेंगे, ठीक है। और वन ल्यूनर मंथ लगभग बराबर होता है 27.3 डेज के, है ना, 27.3 डेज के बराबर होता है। इसके बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर किसको बोलते हैं, लीप ईयर एक वैसा साल होता है जिसमें फरवरी जो होता है ना वो कितने दिनों का होता है, 29 डेज का। कितने डेज का, 29 डेज का। इसलिए जो 365 डेज का ईयर होना चाहिए था वो 366 डेज का हो जाता है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, बस जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि लीप ईयर में फरवरी जो होता है, फरवरी जो होता है 29 डे का होता है, जिसमें पूरे साल में 365 के जगह 366 दिन होते हैं, ठीक है ना, 366 डेज होते हैं। उसके बाद टाइम का यूनिट है डिकेड, है ना, डिकेड, CADE। डिकेड में कितना होता है, 10 साल का डिकेड, यानी 10 ईयर का डिकेड होगा। उसके बाद आता है सेंचुरी। सेंचुरी भी क्या है, सेंचुरी इज द ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम, और ये कितने साल का होता है, 100 साल का होता है ना, 100 ईयर। उसके बाद क्या आएगा, मिलेनियम, है ना, MILLENIUM, मिलेनियम। मिलेनियम किसके बराबर होगा, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर, 1000 ईयर। दीज आर द यूनिट ऑफ टाइम, और ये बड़े बड़े यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद होता है, एक मैंने छोड़ दिया था मास का यूनिट। मास में क्या होता है, सेक एक और यूनिट होता है, SHAKE, सेक। सेक जो होता है 10 to the power -8 kg के बराबर होता है, और ये प्रैक्टिकल यूनिट में सबसे छोटा है। वैसे तो सबसे छोटा कौन है, AMU, लेकिन प्रैक्टिकली जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, सेक, और वो किसके बराबर होता है, 10 to the -8 kg के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको आप मास में नोट कर लेंगे, या नोट्स में अगर आगे भी मिले तो आप उसी में नोट करेंगे, मास में ले जाके। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट के ऊपर, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ये यूनिट का वो खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत और कुछ बचा हुआ है, कुछ पॉइंट्स है। जैसे हम लोग एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा, एक पॉइंट को कि मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो हम लोग अगले टॉपिक में कवर कर लेंगे, और उसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे पहले कन्वर्जन के ऊपर। आपके पास जो भी बुक्स हैं, ठीक है ना, उसमें जो भी कन्वर्जन दिए हुए हैं, कन्वर्जन के सवाल दिए हुए हैं कि कन्वर्ट CGS इंटू SI, SI इंटू CGS, इस तरह के जो भी सवाल हैं आप खुद से घर में करें, ठीक है। कुछ मैं भी सवाल यहाँ करवा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे इस लेक्चर को, फिर अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे अगले टॉपिक। चलो, तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब देखो 1 मीटर हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा कि सर 1.5 × 10⁻11 × 1 मीटर लिख दो आप। अब यही तो पूछा गया आपसे, तो इन सभी को नीचे लेके आ जाओ। तो 1 मीटर फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, 1/1.5 × 10⁻11। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे करोगे सॉल्व, तो देखो यहाँ पे 0 डालो और यहाँ पे भी 0 डालो, है ना, इंटू 10 कर दो। अभी भी नहीं हुआ, एक 0 डालो और इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है ना। अब देखो ये कैंसिल होने लायक हो गया है, इस पॉइंट को हटा दो आप, तो कितना हो जाएगा, 5 3 टाइम में 15 और ये 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी 20/3 × 10⁻12, इन दोनों को मिला के मैं ऊपर लेके चला गया। फाइनली आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे आप 6 पॉइंट, ठीक है ना, 6 पॉइंट। अब देखो 20 से डिवाइड कर दो तो 6 टाइम में होगा 18, यहाँ पे 2 फिर से 20, तो यानी 6 × 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। यानी 1 मीटर किसके बराबर हो गया, 6.66 × 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बोला गया है कि हाउ मेनी लाइट ईयर इन 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, ठीक है। तो आप पहले स्क्रीन को पॉज कर लो, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करो।
क्लियर है? चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो आप जानते हो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो अब क्या करोगे इसमें आप? कुछ नहीं, जितना कर सकते हो। अब सर 1 मीटर में हमें पता करना है, तो क्या करते हैं, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू 1 मीटर लिख सकते हो, और इस 1 मीटर का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल हो गया। तो 1/9.46 इंटू 10⁻15, यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना हो गया, 1/9.46 इंटू 10⁻15। अब यहाँ पे जीरो डालना है, ठीक है। तो जीरो डालने के लिए 10⁻, इसमें और एक ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जीरो डालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻1 से और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। अब ये देखो ऑलमोस्ट 1 के बराबर आ रहा है, 1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर आ रहा है ना। तो लाइट ईयर के बराबर आ रहा है, लाइट ईयर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 10⁻16 लाइट ईयर के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻31 kg, है ना। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक। आगे बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक 1 kg, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को मिला दो आप ताकि जो टोटल मास है वो किसके बराबर हो जाए, 1 kg के बराबर आ जाए। बहुत आसान सा सवाल है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो और खुद से ट्राई जरूर करो। सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ। क्या होगा, आपको पता है कि 1 kg हमको चाहिए, तो 1 kg चाहिए तो क्या करोगे, 1 kg के लिए तो 1 kg का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाओगे। मान लो कि आपने लाया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इंटू कितना, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इतना, तो n इलेक्ट्रॉन का, तो n इंटू 9 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻31 kg। सॉरी, ये तो नंबर है ना, तो केजी वेजी सारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो ये नंबर बच जा रहा है। अब क्या करोगे, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 10⁻31 ऊपर जाके, और नीचे क्या हो जाएगा, 9। क्लियर। अब क्या करो, यहाँ पे 10 लगा दो, 10 इंटू 10⁻ कितना, 31 डिवाइडेड बाई 9, इसको कैंसिल करो तो 1.111 आ रहा है, इंटू 10⁻31 kg, सॉरी 31 इलेक्ट्रॉन। सिंपली आप क्या कह सकते हो कि 10⁻30 इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर, या इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 1 kg बनाने के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया इन्होंने कि द डेंसिटी ऑफ मरकरी इन सीजियस इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये देखो डेंसिटी दिया हुआ है किसी चीज का, किसका दिया हुआ है, मरकरी का। इट्स वैल्यू, उसके बाद पूछा क्या है, इट्स वैल्यू किसमें, इन एसआई सिस्टम इज, कह रहा है एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, इसको थोड़ा सा हटके करेंगे। आप सिंपली क्या करो, जो स्टेटमेंट दिया है इन्होंने उसको लिख दो। तो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। और बराबर पूछा है कि आप बताओ एसआई में कितना होगा। तो एसआई में जो भी होगा वटेवर, मान लिया मैंने इसको खाली स्थान छोड़ दिया। उसके बाद क्या करोगे, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट लिख दोगे। तो क्या यूनिट होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। डरना नहीं है, बस इतना लिख देना है ना। अब आप मान लो कि सर x था इसका, ठीक है ना, x kg पर मीटर क्यूब होता है। तो आपकी जिम्मेवारी यह है कि इस x के वैल्यू को निकाल दो आप। तो क्या करोगे, x के वैल्यू को निकालने के लिए 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऐसा लिखो, है ना। अच्छा जी, इज इक्वल टू x, अच्छा इसको आप कन्वर्ट कर दो किस में, ग्राम में। तो 10⁻3 ग्राम डिवाइडेड बाई, इसको भी कन्वर्ट करो 10⁻, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 का होल क्यूब कर दो, तो 10⁻2 सेंटीमीटर का होल क्यूब, है ना। अब इसको इधर लेके चले जाओ, x निकालना है क्योंकि, तो 13.6 तो जैसा का तैसा रह जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो ग्राम डिवाइडेड बाई कितना ग्राम हो जाएगा, 10⁻3 ग्राम हो जाएगा, नंबर 1। उसके बाद देखो सेंटीमीटर, ये तो ऊपर चला जाएगा इस साइड वाला सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, है ना। तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो ये कैंसल, तो कितना आ गया फाइनली आपके पास, 13.6 इंटू 1/10⁻3 इंटू 10⁻6। अब देखो ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, 13.6, इधर लिख रहा हूँ 13.6 इंटू 10⁻3, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
एक जीरो खत्म, दो जीरो खत्म, तीन जीरो खत्म, 13,600 kg पर मीटर क्यूब आता है आंसर। क्लियर है ना? नोट कर लें इसको भी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी। ठीक है, एक 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर। इफ द यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है ना, मास एंड लेंथ, यूनिट्स ऑफ मास एंड लेंथ, इन दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। मास एंड लेंथ आर डबल्ड, मतलब मास के यूनिट को और लेंथ के यूनिट को क्या कर दिया गया? डबल। मतलब पहले जो मीटर होता था अब क्या होगा? 2 मीटर होगा। पहले जो केजी होता था अब क्या होगा? 2 केजी होगा। एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज ट्रिपल्ड, यानी टाइम के यूनिट को ट्रिपल कर दिया, मतलब 3 सेकेंड हो गया अब। देन द फोर्स इन द न्यू सिस्टम बिकम्स, कह रहा है नए सिस्टम में कितना फोर्स हो जाएगा? है कितना हमारे पास एक्चुअल में? 40 न्यूटन, है ना। तो 40 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो? 40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो लिखते हो, है ना। इज इक्वल टू, पूछ रहा है नए सिस्टम में कितना होगा। तो नए सिस्टम में कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि हम मान लेंगे सर x होगा। कितना मान लेंगे? x होगा। और नया सिस्टम क्या है? तो मास और लेंथ के यूनिट को डबल किया है, यानी 2 kg, है ना, और 2 मीटर डिवाइडेड बाई ट्रिपल किया है किसको? टाइम को, यानी 3 सेकेंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा सर, अब x का वैल्यू हमें निकालना है। तो मास से मास, m से मीटर कैंसल, kg से kg कैंसल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसल, है ना। अब जो बच गया x के वैल्यू को रख दो। तो इधर देखो ये 2 kg और 2, ये देखो 2 इंटू 2 कितना? 4, और ये 10 टाइम में क्या हो गया? कैंसल। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। यानी ये जो आया था ना अपने पास, ये तो नया सिस्टम मैंने लिया था ना ये, तो यानी आप क्या बोलोगे? 90 न्यू यूनिट। ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? नोट कर ले। इस प्रकार से इस लेक्चर को हम लोग यहीं छोड़ते हैं। उसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, और सब लोग पढ़ते रहें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।